नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार देश के अंदर नहीं होगा। जो विदेशी बैंकों में पैसा है वो भारत में ले आया जाएगा और केवल स्विस बैंक का पैसा वापस आ जाएगा तो हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें की थी और 2014 से 2026 आते आते करप्शन का मामला तो ऐसा है कि हर जगह दिखाई दे रहा है। अनुराग द्वारी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इंदौर की एक सड़क का वीडियो पेश किया और वो साफ साफ दिखाई ये दे रहा है कि नई नई 40 करोड़ की बनी हुई सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं और अचानक उसके नीचे जो मेन होल है वो खुल जाता है और पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। सीवर का पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे हजार उदाहरण आप देख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी इसमें क्या करेंगे? जी, तो नरेंद्र मोदी पर ही बात लेकर आता हूं। पीएम केयर फंड आपको याद है, पहले से भारत के अंदर प्रधानमंत्री राहत कोष था और प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया। पीएम केयर फंड की बाकी कहानियां आपको डिटेल में सुनाऊंगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब आरटीआई लगाई गई, पूछा गया पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, तो भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहती है कि जनता को यह जानने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह सरकारी फंड नहीं है, यह प्राइवेट फंड है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कोविड के दौरान यह फंड बना था और उस समय जो सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह से पीएम केयर फंड के लिए पैसा काटा गया था। अगर यह सरकारी नहीं था तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसा क्यों काटा गया था, इस सवाल का जवाब कभी नहीं दिया। लेकिन आज हमारे सामने पीएम केयर फंड की कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने हैं जिनको जानने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे और आप पूछेंगे सवाल कि जनता का इतना सारा पैसा, जी, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो बताती है 8,452 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में है। और ये जो 8,452 करोड़ रुपया इकट्ठा करके रखा गया है, इसमें हुआ ये कि जो पैसा आता गया उसकी एफडी करा के रखी गई और एफडी का इंटरेस्ट भी कमाया गया, वो सब इसमें शामिल है। और ये पैसा किसका है वो भी बताऊंगा, इसमें क्या खेल हो रहा है वो भी बताऊंगा। लेकिन शुरुआत एक और चीज से करता हूं। 3,077 करोड़ रुपए से यह फंड बना था। 2020-21 में बढ़कर यह 7,014 करोड़ हो गया। 21-22 में घटकर 5,416 करोड़ होता है। 22-23 में फिर बढ़ के 6,284 करोड़ हो जाता है। 23-24 में बढ़कर 7,123 करोड़ हो जाता है और 24-25 में, 25-26 का हमें नहीं पता है, 24-25 में बढ़कर ये 8,452 करोड़ हो जाता है। अब ये पीएम केयर फंड खर्च कहां हो रहा है इसको जरा देख लीजिए, फिर बाकी डिटेल की बात करता हूं। 20-21 में 3,976 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जिस समय कोविड का टाइम था। 21-22 में फिर 3,716 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 22-23 में केवल 438 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 23-24 में केवल 16 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 2024-25 में 0.88 यानी 1 करोड़ से भी कम पैसा खर्च होता है। यानी पीएम केयर फंड संभाल कर रखा गया है। किस बात के लिए संभाल कर रखा गया है ये आप सोचिएगा। अब बात करते हैं, अगर खर्च की बात थोड़ी सी और कर लें तो एक चीज आपके समझ में आएगी। जब पीएम केयर फंड बना था, कोविड का टाइम था, कहा यह गया था कि कोविड में जो बच्चे अनाथ हो जाएंगे उनको हर साल 20,000 रुपए दिया जाएगा। 20,000 रुपए हर साल या सालाना कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कहा गया था कि पीएम केयर फंड बच्चों को सालाना 20,000 रुपए देगा। अगर 2024-25 की बात करें तो सिर्फ 88 लाख रुपए इस मद में जारी किए गए हैं। अब जरा गणित देखिए, सरकार ने इस योजना में 3,383 बच्चों को लाभार्थी बताया है कि 3,383 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में मां और बाप दोनों को खो दिया, जो अनाथ हो गए और जिनको हर साल 20,000 रुपए देने की बात थी। अब टोटल दिया गया है 88 लाख। बच्चे हैं 3,383।
अगर 88 लाख को डिवाइड करेंगे 3,383 से तो हर बच्चे के हिस्से में सिर्फ 2,596 रुपए आएंगे, जबकि घोषित सहायता मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपए प्रति बच्चा है। यानी 88 लाख रुपए कुल खर्च किए गए। टोटल खर्चा है, ये केवल बच्चों को दिया हुआ खर्चा नहीं है। अगर हम मान लें कि सिर्फ बच्चों को यह सारा खर्चा दिया गया है, इसका मतलब जो 3,383 बच्चे अनाथ हुए हैं उनमें से भी बहुत थोड़े से बच्चों के पास 20,000 रुपए पहुंचा है। यानी नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड को लेकर जो वादा किया था वो वादा नहीं निभाया गया है। 93% पैसा जो 8,452 करोड़ है, इसका 93% पैसा एफडी में रखा गया है, फिक्स डिपॉजिट में रखा गया है, जैसे किसी सेठ का पैसा हो। अब इसके साथ आप जोड़ लीजिए सीएजी की एक रिपोर्ट जिसमें एनडीआरएफ के तहत एक रकम तय की गई थी। एनडीआरएफ क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये पीएम केयर से अलग है। एनडीआरएफ में कहा गया था कि राज्यों को जब उनके यहां कोई आपदा आएगी, उनके यहां कोई दिक्कत आएगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, आग लगेगी, तो सरकार एक रकम पहले से ही देकर रखेगी ताकि वो इसका मुकाबला कर सके। रकम का जो वादा था वो 11,474 करोड़ का था, लेकिन राज्यों को सिर्फ इसका आधा दिया गया, यानी 5,356 करोड़, असल में आधे से भी कम। यानी सरकार राज्यों को पैसा नहीं दे रही है एनडीआरएफ से, बच्चों को जो पैसा मंजूर किया गया था वो नहीं दिया जा रहा है। किससे? पीएम केयर फंड से। तो ये पीएम केयर फंड है क्या, और पीएम केयर फंड जो है वो काम कैसा कर रहा है? आपने सुना होगा चीनी कंपनियों का बहिष्कार करो, स्वदेशी करो, ये सब कहानियां आपने सुनी होगी, इस पर बैन उस पर बैन, सारा तमाशा सुना होगा। लेकिन जब पीएम केयर फंड को गौर से देखते हैं, नेशनल हेराल्ड की ये जून 2020 की रिपोर्ट है जो बताती है कि पीएम केयर फंड में चाइना की कंपनी टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए दिए। शाओमी जो एक दूसरी कंपनी है जो मोबाइल और बाकी सारी चीजें बनाती है, उसने 10 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे पीएम केयर फंड में। हुआई जिसका मोबाइल और जिसका टैब भारत के अंदर बैन है, उसने भी 7 करोड़ दिए थे। वन प्लस ने 1 करोड़ दिए थे। ओप्पो ने 1 करोड़ का चंदा दिया था। हालांकि ओप्पो ने बाद में कहा कि यह पीएम एनआरएफ में दिया गया था, प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिया गया था, राष्ट्रीय सहायता कोष जो होता है उसमें दिया गया था। तो अगर ओप्पो को छोड़ भी दे तो बाकी आप देखिए, टिकटॉक दे रहा है पैसा, शाओमी पैसा दे रहा है, हुआई पैसा दे रहा है, वन प्लस पैसा दे रहा है। ये चाइनीज कंपनियां पीएम केयर फंड को पैसा दे रही हैं। और भी जाने कौन कौन दे रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं कि पीएम केयर फंड में पैसा कहां कहां से आया है। एक शिकायत ये हुई थी, एक बात ये शंका जाहिर की गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम केयर फंड का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, जैसे चंदे वाली स्कीम थी, बांड वाली स्कीम थी, इलेक्टोरल बांड की, कि लोगों से बांड में पैसा डलवाया जा रहा था, भाजपा के लिए बांड खरीद रहे थे, उसके बाद उनको ठेका मिल रहा था, उसके बाद उनके यहां से ईडी वापस चली जा रही थी। कहीं पीएम केयर फंड का भी ऐसे ही इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। सवाल यह है कि पीएम केयर फंड किसका है? 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है जिसमें डिमांड यह होती है कि पीएम केयर फंड की रकम को एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए। भाई, पीएम केयर फंड जो है वो नरेंद्र मोदी को केयर करने के लिए तो है नहीं, वो अमित शाह को केयर करने के लिए तो है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को केयर करने के लिए तो है नहीं। वो फंड है आम जनता को केयर करने के लिए, यानी आम जनता पर कोई दिक्कत, कोई मुसीबत आए तो उसकी मदद की जा सके। अब ये मदद कौन कर सकता है? राज्य सरकारें कर सकती हैं। अब राज्य सरकारें अगर मदद कर सकती हैं तो ये कहा गया कि एनडीआरएफ को ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए और एनडीआरएफ से फिर राज्यों को पैसा दिया जाए। ये भी सवाल उठाया गया कि चूंकि एनडीआरएफ का सीएजी ऑडिट होता है तो वहां ट्रांसफर किया जाए पैसा, ताकि पैसे का हिसाब किताब रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी मुखालिफत की, इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीएम केयर फंड का पैसा या पीएम केयर का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब और सवाल है, आजादी मिलने के तुरंत बाद पीएम एनआरएफ बना था, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष बना था, और ये जो राष्ट्रीय राहत कोष बना था, इस कोष से इन्हीं सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देश में कोई संकट आ जाए, बारिश बहुत ज्यादा हो जाए या बारिश ना हो, कोई बड़ा तूफान आ जाए और भी इस तरह की भूकंप आ जाए,
तो उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष या राहत कोष से पीएमएनआरएफ जो था उससे पैसा दिया जाता था, ये पहले से था। लेकिन इसकी जगह पर पीएम केयर्स बनाया गया। और जब पीएम केयर्स बनाया गया तो सवाल यह उठा कि जब पहले से प्रधानमंत्री सहायता कोष था तो फिर पीएम केयर क्यों बनाया गया? यह सवाल बार बार उठा। और जब इसका हिसाब मांगा गया तो सरकार ने कह दिया यह सरकारी फंड नहीं है। लेकिन आप देखिए, यह जो जारी हुआ है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2019-20 से 2022-23 के पहले 4 वर्षों का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, उसको आप देखिए। पहले के दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं थे, साइंड ही लिखा हुआ था, लेकिन उन दस्तावेजों पर यूडीआईएन था। सवाल यह है कि 2023-24 और 24-25 के जो नए 2 खाते हैं उन पर यूडीआईएन क्यों नहीं है? जो सीए होते हैं उनके पास यूडीआईएन जारी करने के लिए 60 दिन का समय होता है, तो इतने इंपॉर्टेंट और चर्चित मामले में सीए ने यूडीआईएन को तुरंत जारी क्यों नहीं किया? एक और महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि अगर पीएम केयर एक निजी संस्था है तो उसके जो ये दस्तावेज हैं जहां पर साइन लिखा हुआ है, उस पे सरकारी अफसरों के दस्तखत क्यों हैं? अगर वो प्राइवेट फंड है तो उस पर सरकारी ऑफिसर किस हैसियत से साइन कर रहे हैं? अगर वो प्राइवेट फंड है तो सरकारी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व कैसे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने भी, अमित शाह ने भी, राजनाथ सिंह ने और निर्मला सीतारमण ने भी पर्सनल रूप से यह दावा किया हुआ है कि पीएम केयर जो है वो निजी संस्था है। लेकिन जब आप इस दस्तावेज को देखते हैं तो इस पर सिग्नेचर किसका है? सचिव का है, सेक्रेटरी का है, डायरेक्टर का है, अपर सचिव का है और यहां तक कि सेक्शन ऑफिसर का भी सिग्नेचर है। ये पीएम केयर्स के रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स पर सिग्नेचर क्यों कर रहे हैं? यह सवाल राजू पारुलेकर ने उठाया है और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर यह प्राइवेट फंड था तो फिर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसा क्यों काटा गया? अगर यह प्राइवेट फंड था तो इसके रिसिप्ट एंड पे अकाउंट्स पर सरकारी अधिकारी साइन क्यों कर रहे हैं? और अगर यह प्राइवेट फंड नहीं है, क्योंकि इस पर सरकारी अधिकारी सिग्नेचर कर रहे हैं, तो फिर यह आरटीआई से बाहर कैसे रखा गया? क्योंकि देखिए, सरकार कोर्ट में यह बात कह चुकी है कि यह सरकारी फंड नहीं है और चैरिटेबल फंड है, यानी दान करने वाला फंड है और आरटीआई के दायरे में इसीलिए नहीं आती है। आप जानते हैं कि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और यही वजह है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट जो है वो सीएजी नहीं करता है। वो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जैसे आपकी कंपनी हो, हमारी कंपनी हो, इस तरह की कंपनी का ऑडिट करने के लिए आप एक सीए रखते हैं, ऐसे ही एक प्राइवेट सीए कर रहा है, जबकि सरकारी कंपनियों का जो ऑडिट होता है वो सीएजी करता है। आप देखिए कि इस पर सवाल तक नहीं लिए गए संसद के अंदर। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा कि पीएम केयर फंड से रिलेटेड जो सवाल हैं वो संसद के अंदर नहीं लिए जा सकते। इसका इस्तेमाल करने की बात थी कि यह कोविड तक सीमित नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर और अन्य गंभीर संकट में राहत और सहायता के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप देखिए एक बार फिर से, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था चार्ट, ये चार्ट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा हुआ है। 2020-21 में आप देखिए, इनकम होती है 7,914, खर्च होता है 3,976। 21-22 देखिए और 22-23 में देखिए, केवल 438 करोड़ खर्च होता है, 23-24 में 16 करोड़ खर्च होता है और 24-25 में सिर्फ 88 लाख खर्च होता है। तो सवाल यह है कि आप कह रहे हैं पीएम केयर फंड बनाया गया है सहायता के लिए लोगों के, देश के अंदर बाढ़ आ रही है, अभी असम में कितनी भयानक बाढ़ आई हुई है और असम में तो डबल इंजन की सरकार है, डूबते हुए घर आपको दिखाई दिए, क्या क्या नहीं दिखा आपको, लेकिन पीएम केयर फंड से 1 रुपए असम को दिया गया हो ऐसी खबर नहीं है। यानी असम के संकट में पीएम केयर फंड का पैसा काम नहीं आया। इसके पहले याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ी तबाही हुई थी जब नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया था, खड़े खड़े घर ढह गए थे, पूरा हिमाचल तहस नहस हो गया था। उस समय हिमाचल में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए पैसे देने में कंजूसी की गई। हिमाचल के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि जो राहत हमको मिलनी थी वो राहत नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर पीएम केयर फंड पड़ा है और उसमें 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसे 2023-24 में थे, तो 1,000-1,500 करोड़ रुपए आखिर हिमाचल को क्यों नहीं दिए जा सकते थे इस संकट से उबरने के लिए? केरला में बाढ़ आती है, लगभग हर साल बाढ़ आती है और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देश की हालत देखिए,
देश की हालत यह है कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन क्या पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज में किया गया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और वो इस महंगाई का मुकाबला कर सके? नहीं किया गया। तो ये पीएम केयर फंड आखिर है किस लिए? ऐसा फंड जिसको एफडी बना के रखा गया है और सैकड़ों करोड़ इंटरेस्ट से कमाया जा रहा है, ऐसा फंड जो कहां से आया है लोगों को पता नहीं है, ऐसा फंड है किस लिए? ऐसा फंड जिसका मालिकाना या जिसके ट्रस्ट की मेंबरशिप मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है और इस तरह के लोगों के पास है, और जो फंड देश के हित में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो फंड क्या होगा? एक सवाल यह है कि मान लीजिए कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न रहें, सरकार बदल जाएगी, तो क्या यह फंड नई सरकार के कंट्रोल में आएगा, या यह कहा जाएगा कि यह तो प्राइवेट फंड है, यह तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा? यह तो भयानक है। देश में राहत के काम के लिए जो पैसा लिया जा रहा है, जिस पर सिग्नेचर सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, जिसके ट्रस्ट में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जाने कौन कौन है, वो प्राइवेट फंड कैसे है? और अगर ऐसा फंड सत्ता बदलने के बाद नई सरकार के हाथ में आने की जगह इनके हाथ में रहना है, तो उसका उपयोग कैसे होगा? क्या उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में होगा? क्या उसका उपयोग विधायकों और सांसदों की खरीदारी में होगा? क्या उसका उपयोग निजी चीजों के लिए होगा? क्या उसका उपयोग भाजपा और आरएसएस का दफ्तर बनाने के लिए होगा? ये सारे सवाल खड़े हैं। अगर एनडीआरएफ में वो पैसा नहीं डाला जा सकता, अगर सिर्फ साल में 88 लाख रुपए खर्च किया जाता है जिन बच्चों के लिए, जिन अनाथ बच्चों के लिए वादा किया गया था कि उनको 20,000 रुपए सालाना मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है, तो इस पैसे में ऐसी बचत क्यों की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और 8,452 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आगे इसमें और बढ़ोतरी होगी, एक आध साल में ये 10,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, और खर्चा अगर ऐसे ही इसमें से 88 लाख और 85 लाख होना है, तो ये सवाल तो सामने है कि जनता का पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? क्यों प्रधानमंत्री सहायता कोष होने के बावजूद एक नया कोष बनाया गया जिसको कहा जाता है कि सरकारी कोष नहीं है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, राष्ट्रीय राहत कोष जो है, उसका तो सीएजी ऑडिट करता है। वो तो सरकारी फंड है, उसके बारे में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। लेकिन ये एक ऐसा फंड बनाया गया है जिसके बारे में आप नहीं पूछ सकते। यहां तक कि संसद के अंदर देश के सांसद भी ये सवाल नहीं पूछ सकते कि इस पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। और अब जब ऑडिट सामने आया है, तो आप जो देखते हैं वो देखकर सर पकड़ लेंगे, या पकड़ चुके होंगे अभी तक, कि 8,452 करोड़ में से साल भर में राहत के लिए सिर्फ 88 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। ना ही इसका कोई उपयोग बाढ़ में किया जाता है, ना किसी और तबाही में किया जाता है। ये क्या प्लानिंग है? ये अपने आप में चिंता पैदा करने वाली बात है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा कि भैया, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसा काटा गया है, इसके अकाउंट स्लिप वगैरह पे सिग्नेचर करने वाले सरकारी अधिकारी हैं, तो ये पैसा भी सरकारी है। ये किसी एक आदमी के हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में होना चाहिए, और इसका ऑडिट सीएजी के पास होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष है। बल्कि मेरा तो मानना है कि ये सारे पैसे प्रधानमंत्री सहायता कोष में ट्रांसफर करके इस फंड को बंद कर देना चाहिए, या फिर एनडीआरएफ में ट्रांसफर करके इस फंड को बंद कर देना चाहिए। ये फंड बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये राज जरूर खुलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।